नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। ये आपकी अपनी क्लासेस हैं, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहें। और ये जो कारवां है निशुल्क क्लासेस का, इसको इतना प्रेम मिलेगा मुझे नहीं पता था कि एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं। और हर दिनों दिन नए स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं। ये सब आपके सहयोग से हो रहा है। मैं आपको करबद्ध होकर प्रणाम करता हूं और आगे भी आप निस्वार्थ भाव से जो है इन्हें शेयर करते रहें, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं। कहानी विकास का आज पार्ट 4 है, यानी आज कहानी विकास की जो है 4th नंबर क्लास है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी विकास की क्लासेस जो हैं वो 4 ही रहेंगी, लेकिन आपको कहानी विधा की एक स्पेशल क्लास और दूंगा मैं। उस क्लास में आपको कुछ स्पेशल होगा। वास्तव में उसका नाम ही स्पेशल क्लास है, तो ऑब्वियसली उसमें स्पेशल कुछ होगा। क्या होगा तो मैंने आपको बताया। उसमें भारत पाकिस्तान त्रासदी को लेकर जो कहानियां स्पेशल रूप से लिखी गई वो कौन सी है, उसमें दलित कहानीकारों द्वारा जो कहानियां लिखी गई है वो कौन सी है, उसमें महिला कहानीकार, काफी महिलाएं हैं, उनमें से कौन कौन सी महिला कहानीकार हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए, उनकी कहानियों को याद करना चाहिए, उनकी कहानियां इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो कुछ ऐसी कहानियां हैं उनके विषय क्या क्या हैं, जैसे मान लो तमस कहानी का विषय क्या है, इस तरह से। हालांकि ठीक है, भारत पाकिस्तान त्रासदी है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आपको स्पेशल क्लास है तो स्पेशल दूंगा। उसका नंबर कुछ नहीं होगा, ये 55 नंबर है तो वो 56 नंबर नहीं होगी, वो एक स्पेशल होगी। लेकिन याद रखें, ये बात इस क्लास में इसलिए बता रहा हूं ताकि जो भी ये क्लास देखेगा उसके दिमाग में होगा कि 56 नंबर क्लास से पहले एक क्लास और भी है जो स्पेशल है, तो वो ऑटोमेटिकली देख लेगा। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नई कहानी। तो नई कहानी के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से उसके जो नई कहानी के प्रवर्तक कौन है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं, ठीक है, अपने समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है, सब बताया। तो नई कहानी के प्रवर्तक किसको बताया था मुझे बताओ। देखें, आपको कल मैंने नाम बताया था नई कहानी का प्रवर्तक, वो कौन है, बस ये बताने का प्रयास करना है आपको, है ना। देखो, आप इसको यूं मान सकते हो, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, और तीसरे हैं कमलेश्वर। तो कहा जाता है नई कहानी में ये एक तरह से जो नई कहानी त्रयी हैं, समझ रहे हो बात, लेखक त्रयी, लेखक त्रयी। ये नई कहानी जो पढ़ते हैं जब हम, तो हम ये समझते हैं कि इसके प्रवर्तकों में नाम जब आएगा तो किसी एक व्यक्ति का नहीं, तीनों व्यक्तियों का हो सकता है ना। इसीलिए आपको किस किताब में केवल राजेंद्र यादव दिखाई देगा, किसी का मोहन राकेश दिखाई देगा, किसी का कमलेश्वर दिखाई देगा, है ना। आप कह दोगे नहीं सर, कमलेश्वर तो समानांतर कहानी के, लेकिन याद रखें नई कहानी के प्रवर्तन में तीनों का योगदान था। इस बात को विशेष ध्यान रखें, है ना। समानांतर कहानी आंदोलन के कमलेश्वर थे, और इंपॉर्टेंट जो पत्रिका थी, सारिका पत्रिका, पत्रिका का नाम क्या था, सारिका। खैर चलिए, नई कहानी युग की जो शुरुआत है डॉक्टर, ये तो डॉक्टर हो गया, डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे कहानी से मानी है। तो नामवर सिंह कहते हैं कि नई कहानी विधा, जो एक नई कहानी आंदोलन है, उसकी शुरुआत होती है। तो सबसे इस मतलब नई कहानी की विशेषताओं से युक्त पहली कहानी किसे माना जाए, तो नामवर सिंह कहते हैं कि परिंदे को, निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे, उसे पहली नई कहानी माना जाए तो ज्यादा उचित रहेगा, है ना। तो याद रखना, नई कहानी युग की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है, परिंदे से। नई कहानी युग की शुरुआत परिंदे से मानने वाले व्यक्ति कौन है, डॉक्टर नामवर सिंह, है ना। और नई कहानी युग की शुरुआत जो है पहली कहानी परिंदे, लिखने वाले रचनाकार कौन है, तो वो है निर्मल वर्मा। कैसा भी प्रश्न आ जाए आप घबराओगे नहीं, इस बात की मुझे पूरी समझ है। तो फणीश्वर नाथ रेणु, मैं आपको रियल बताऊं, ये जो रेणु है ना, ये बहुत अच्छे आदमी थे। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये बहुत अच्छे आदमी थे। क्या थे ये, बहुत अच्छे आदमी। इनकी कहानी है, उसका नाम है अच्छे आदमी। ये अच्छे आदमी थे या नहीं थे, लेकिन ये अच्छे आदमी थे, आप इसको यूं माने, रेणु अच्छे आदमी थे, ये इनकी कहानी है। और लाल पान की बेगम, और ये इतने अच्छे थे, मैं आपको बताऊं,
रेणु इतने अच्छे थे कि इन्होंने लाल पान की बेगम को तीसरी कसम खिलाई थी। बताओ, इसलिए ये अच्छे हैं कि लाल पान की बेगम जो है उनको तीसरी कसम खिलाने वाले व्यक्ति कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। अब बात आती है इसका दूसरा नाम क्या है? इस कहानी का दूसरा नाम है, हाँ, मारे गए गुलफाम। इस कहानी का एक नाम और भी है, मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम जो है, मारे गए गुलफाम, ये इनका दूसरा नाम है, ठीक है ना। अब इसके अलावा लाल पान की बेगम जो है, इनकी एक आंचलिक कहानी है। इसमें एक पात्र है बिरजू, एक पात्र है बिरजू। उस बिरजू की मां जो है पूरे गांव में लाल पान की बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। ऐसा लगता था जैसे जब भी कोई ताश खेलते थे तो बोलते थे ये मेरे पास लाल पान की बेगम तो मेरे पास में है ना। तो यूं समझ सकते हैं। तो अब याद हो गया आपको, मैं जानता हूं आपको याद हो गया कि फणीश्वर नाथ रेणु बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने लाल पान की बेगम को तीसरी कसम खिलाई थी। तीसरी कसम का दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम। तो चलिए आगे चलते हैं। मोहन राकेश, देखिए जहां तक जितने प्रसिद्ध कहानीकार हैं मैं सारे बता दूंगा अब आज आपको, ताकि ऐसा ना हो, और ऐसे तो अंत होना ही नहीं, आप जानते हैं इतने कहानीकार हैं, अंत तो है ही नहीं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। मोहन राकेश जब मलबे में दब गए थे तो मलबे के मालिक ने उन्हें निकालते हुए कहा, बेटा एक और जिंदगी तुझे दे रहा हूं और इस एक और जिंदगी को बढ़िया से बढ़िया जी। ऐसा नहीं हो कि तू कल को जानवर बन जाए। जानवर और जानवर, एक इनकी कहानी और है, जानवर और जानवर। तो याद रखें, मोहन राकेश जब मलबे के नीचे दब गए थे, मोहन राकेश जब मलबे के नीचे दब गए थे तो उस मलबे के मालिक ने उन्हें निकालते हुए कहा, बेटा एक और जिंदगी दे रहा हूं तुझे, एक और जिंदगी दे रहा हूं, और इस एक और जिंदगी को, ये बहुत गजब कहानी है, ये बहुत गजब कहानी है। एक और जिंदगी, एक और जिंदगी में एक ऐसी कहानी है जिसमें आपने पढ़ रखी होगी, एक लेखक जो उसमें पात्र का रोल कर रहा है, उसके गले उसी के मित्र ने एक साइको बीवी, मतलब अपनी साइको बहन से अपने दोस्त की शादी करवा देता है। और वो साइको बीवी इतनी गजब साइको होती है कि अगर वो दिन में तालियां बजाने लग गई तो पूरे दिन तालियां बजाएगी, अगर वो नहाने लग गई तो पूरे दिन नहाती रहेगी, अगर वो झाड़ू निकालने लग गई तो पूरे दिन झाड़ू निकालती रहेगी। अब बेचारा लेखक, कह सकते हैं जो पात्र, जो मुख्य कलाकार है का जो पात्र है, वो परेशान हो जाता है और परेशान होकर अंत में वो जो है छोड़ के चला जाता है। वहां एक लाइन है उस कहानी, और वो लाइन मुझे बड़ी पसंद है। तो इस एक और जिंदगी में एक लाइन है, और ये बात बहुत सत्य भी है कि हमारे पास यह जिंदगी एक ही है, हमारे पास यह जिंदगी एक ही है। चाहे तो इसे जी लो और चाहे तो इसे आजमा लो। ये डिसाइड आपको करना है कि आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हो या केवल और केवल आजमाना चाहते हो। तो ये लाइन बड़ी शानदार है इस कहानी की, एक और जिंदगी। और ये सेकंड ग्रेड में पहले कहानी लगती थी, तब ये कहानी जब पढ़ी तो वास्तव में जबरदस्त कहानी है। ऐसा मन करता है कि आप एक दो तीन बार और पढ़ो। समझ गए? तो अब आपको याद रहेगा कि मोहन राकेश की कहानी है। राजेंद्र यादव, तो ध्यान रखना, मलबे के मालिक ने इनको निकाला, बोला एक और जिंदगी जी ले, और फिर बोला कि जानवर मत बन जाना, जानवर और जानवर। राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी कैद है वहां छोटे छोटे ताजमहल हैं। बताओ, राजेंद्र यादव कहते हैं जहां लक्ष्मी कैद है वहां छोटे छोटे ताजमहल है, और उसी जगह पर अभिमन्यु की हत्या हुई थी। ओ माय गॉड सर, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। उसी जगह पर अभिमन्यु की हत्या, यानी इनकी तीन कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, और अभिमन्यु की हत्या। ये किसकी है? राजेंद्र यादव की है, अभिमन्यु की हत्या। तो अब आप इस जहां लक्ष्मी कैद है, ये भी सेकंड ग्रेड में लगती है कहानी, और इसमें बताया गया है किस प्रकार से दो बनिए जो मतलब यूं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब अंधविश्वासों पर विश्वास करने वाले
जो अपनी पुत्री के जन्म को अपने लिए लकी मानने वाले और अपनी पुत्री को ही मतलब एक तरह से धन कमाने का जरिया समझ लेते हैं, और किस तरह से उस लक्ष्मी को जो है घर के अंदर कैद रखा जाता है इस संकीर्ण मानसिकता के साथ कि अगर ये चली गई मेरे यहाँ से तो मेरा सारा व्यापार ठप हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई के जब भाई ने भी अपनी बेटी की शादी की तो उसके फैक्ट्री में आग लग गई थी, तो इसलिए मैं अपनी बेटी को कैद करके रखूंगा, ये मेरे पास रहेगी तो लक्ष्मी मेरे पास आती रहेगी। तो इस तरह की कहानी है, इसमें भी बहुत अच्छा संदेश दिया हुआ है और बहुत है ना। इसमें जब वो मिस्त्री वगैरह होते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे ही मान लो ये बर्तन वर्तन फेंकती है लक्ष्मी तो कहते हैं कि आज चंडी चेत रही है ना, आज चंडी चेत रही है। इस तरह का कोटेशन है, वो आपस में जब चर्चा करते हैं मिस्त्री वगैरह। तो कहानियां जब पढ़ो तो याद रहनी चाहिए, आनंद आता है। ठीक है, तो जहां लक्ष्मी कैद है वहां छोटे छोटे ताजमहल थे और कहते हैं कि मुमताज की याद में बने थे, लेकिन हमने तो सुना अभिमन्यु की हत्या हुई थी, इसी की याद में ताजमहल बना दिया गया। अल्लाह साहब, ये गजब आपने सेट किया। कुल मिला के हमें तो 3 कहानियां याद रखनी है, जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल हैं और वहीं अभिमन्यु की हत्या हुई थी। याद रहेगी? ठीक है। मन्नू भंडारी, मैं हार गई, बिल्कुल मन्नू भंडारी, इनका कहना है मैं हार गई, यही सच है, मैं हार गई यही सच है। एक प्लेट में मैंने पिज्जा मांगा था, उन्होंने मुझे सैलाब दे दिया। 3 निगाहों की एक तस्वीर को त्रिशंकु कहते हैं। अब बताओ सर ये कौन सी ट्रिक होगी? इतना तो याद रखो कि मैं हार गई यही सच है, क्योंकि एक प्लेट सैलाब मुझे दिया गया और मेरी 3 निगाहों की तस्वीर उस सैलाब को देखती रही और देखते देखते वो त्रिशंकु बन गई। ये इनकी कहानियां हैं। मैं हार गई यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की तस्वीर। तो मन्नू भंडारी बहुत ही अच्छी लेखिका और बहुत ही आदरणीय लेखिकाओं में से एक है। और यूं मान लीजिए कि मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक बार आपसे संपर्क करने का प्रयास जरूर किया था और उस वक्त मैं शायद छोटी मोटी कहानियां लिखने का प्रयास करता था तब, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ समय बाद जो है इनका निधन भी हो गया, इनकी निधन की सूचना भी मिली थी। तो आप बहुत, लेकिन ये है कि जब आपके ब्लॉग्स वगैरह कुछ विचार वगैरह पढ़े तो बहुत गजब लिखते थे। और आपने तो अभी तक 2-4 कहानियां पढ़ी, इनके लिखे हुए जो कुछ मतलब छोटे छोटे वाक्य टाइप से, मतलब यूं कह सकता हूं पैराग्राफ टाइप से भी जब लिखते हैं तो बहुत गजब लिखे हैं। फेसबुक पे इनका पेज था आपका, तो उसके जरिए बहुत अच्छी लेखिकाओं में से एक है। और मैं कहूँ कि महादेवी वर्मा के प्रति जिस प्रकार अपने हृदय के अंदर यूं आता है कि विरहानुभूति, और मतलब क्या उनकी सोच होगी, इतना गजब होता कि कितना गजब, मतलब वेदना की कविता इतनी गहरी रहस्यवाद में चले जाते हैं। तो उनके बारे में तो यूं अलग ही एक विचारधारा, मतलब बिल्ली पर भी लिख दिया, कुत्ते पर भी लिख दिया, बापन मारवाड़ी में बीकानेर के चकचूंदरी क्या कौन क्या होता है वो गिलहरी, जिसे आप बोलते हो गिलहरी, तो उस पर भी लिख दिया, गजब। तो उसी तरह से मन्नू भंडारी है, इनका विषय थोड़ा अलग था लेकिन बहुत गजब लेखिकाओं में से एक है। हाँ, तो बोलोगे सर ये आपने खाली क्यों छोड़ दिया? बिल्कुल, ये खाली छोड़ना जरूरी था, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई आपने नाम सुना होगा, ये खुद कहते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते पढ़े हैं क्या हरिशंकर परसाई का? ये खुद कहते हैं नाम तो हमारा सुना ही होगा। हरिशंकर परसाई का जीव, सर ये तो भोलाराम का जीव है, मैं उसी जीव की बात कर रहा हूं। हरिशंकर परसाई के जीव ने कहा, क्या कहा? हरिशंकर परसाई का जो जीव है, मैं जीव उसी की बात कर रहा हूं, भोलाराम का जीव। इनके जीव ने कहा कि 2 नाक वाले जो लोग होते हैं ना, 2 नाक वाले लोग, कितने नाक वाले लोग? 2 नाक वाले लोग कभी हंसते हैं और तो कभी रोते हैं। अब बताओ, आपके 2 नाक तो नहीं है? बोले सर हमारे तो 2 को नहीं, एक ही है। और ये है भोलाराम का जीव। इस कहानी का नाम क्या है? भोलाराम का जीव। ठीक है, ये कहानी पूरी है 2 नाक वाले लोग, और ये कहानी पूरी है हंसते हैं रोते हैं। इसी के अलावा आपने इनकी रचनाओं में एक रचना पढ़ी होगी, प्रेमचंद के फटे जूते, जो भी बहुत शानदार है। हरिशंकर परसाई के बाद मैं आपको बताऊंगा, चलो पहले एक बार इसको यहीं छोड़ देता हूं, मैं थोड़ा सा आगे इनको पढ़ा देता हूं। पहले श्रीकांत वर्मा, क्या नाम है? श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा
जिनकी कहानियां आप देख सकते हैं, कहानी से झाड़ी, ठंड, टुकड़ों में बंटी जिंदगी। झाड़ी, झाड़ी में लग रही थी ठंड, तो ठंड लगने से ऐसा लगा जैसे जिंदगी ही क्या हो गई, जैसे टुकड़ों में बंट गई हो। झाड़ी है, ठंड है, टुकड़ों में बटी जिंदगी है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहकर पुकारा है। क्या कहा है? ब्रेन ट्यूमर। यानी इनकी कहानियां ऐसी है जिसको पढ़कर मतलब हमें ब्रेन ट्यूमर हो जाए, मतलब दिमाग को कंफ्यूज करने वाली कहानियां जो है श्रीकांत वर्मा की है। समझ गए? नगेंद्र ने इनकी कहानियों को क्या कहा है? ब्रेन ट्यूमर। झाड़ी, ठंड और टुकड़ों में बटी जिंदगी, ये इनकी कहानियां हैं, इस बात में ध्यान रखना। ठीक है। अमरकांत, अमरकांत की कहानी अगर याद करना चाहते हो तो जिंदगी और जोंक, और एक कहानी और है इनकी, याद कर लेना, कुहासा। क्या है? कुहासा। ये दो कहानियां इनकी है। समझ गए बात? हाँ, जिंदगी और जोंक और कुहासा। इसके अलावा भीष्म साहनी, साहनी के बारे में आप जानते हैं, चीफ की दावत। क्या है? चीफ की दावत। लेकिन क्या इसके अलावा भी और कोई कहानी है? तो देखो, चीफ की दावत के अलावा अगर आप, जो याद है वो तो मैं बताता ही नहीं हूं, जो नहीं याद है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो चीफ की दावत के अलावा आपने एक पढ़ी होगी भाग्य रेखा। क्या है? भाग्य रेखा। और एक कहानी और है, मुझे ये मैंने आज ही ऐड की है, वांगचू। मुझे ऐसा लगता है कि ये वांगचू जो है पेपर में आने वाली कहानी है। और इसके अलावा जो है तमस, तो आप सबको पता ही है। क्या है? सॉरी, तमस नहीं, तमगे। तमस तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, अभी नहीं, तमस तो भागे। क्या है? तमगे। आपने तमस तो सुन रखा है, लेकिन तमगे आपने नहीं सुना होगा। क्या है तमगे में? तमगे जो है द्वितीय विश्व युद्ध पर, मैं ये आपको कल की क्लास में बताने वाला था लेकिन आज ही बता देता हूं। ये द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों पर लिखी गई कहानी है। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की जो अमानवीय प्रवृत्ति और जो दुष्प्रभाव देखने को मिला, कि उस वक्त मनुष्य की कदर ही नहीं कर रहा था, उसको तो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब वस्तु समझ के इस हिसाब से मतलब मारने लग गया। उसके लिए मानवता नष्ट हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो तमगे जो कहानी है वो इसी विषय वस्तु को लेकर लिखी गई है, इस बात को भी आप याद रखना। ठीक है। अब बात करते हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर के बारे में आप याद रखो, भटके हुए लोग, राजा निरंबशिया। अब इसको मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बता सकता हूं कमलेश्वर की। देखो, मतलब ये कमलेश्वर जो है, इन्होंने राजा निरंबशिया से कहा, क्या कहा? कि भाई कस्बे का आदमी खो गया है। क्या कहा? राजा निरंबशिया से कमलेश्वर ने कहा कि कस्बे का आदमी खो गया है ना। मतलब निरंबशिया ने, सॉरी, कमलेश्वर के राजा निरंबशिया ने कस्बे के आदमी से कहा कि तू जा और खोई हुई दिशाएं ढूंढ। क्या कर? खोई हुई दिशाएं ढूंढ। कमलेश्वर है, कमलेश्वर का राजा है, राजा निरंबशिया है। निरंबशिया ने कस्बे के आदमी से कहा कि तू जाकर खोई हुई दिशाएं ढूंढ। तो वो दिशाएं ढूंढने के लिए कहां गया? मांस का दरिया। मांस का दरिया, वो जाकर कहां ढूंढने लगा? मांस के दरिये में ढूंढने लगा। और मांस के दरिये में ढूंढा, लेकिन वहां कुछ मिला नहीं। तो आकर बयान क्या देता है कि भटके हुए लोगों आजादी मुबारक हो। भटके हुए लोगों आजादी मुबारक हो। ये ट्रिक जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है और याद भी रहती है कि कमलेश्वर का एक राजा है, राजा निरंबशिया। वो कस्बे के आदमी से कहता है कि दिशाएं खो गई है, तो खोई हुई दिशाओं को ढूंढ के ला। अब वो ढूंढने के लिए कहां जाता है? वो ढूंढने के लिए जाता है मांस के दरिये में। मिलता नहीं है कुछ, वापस आता है, आकर बयान देता है कि भटके हुए लोगों आजादी मुबारक हो। तो ये सारी कहानियां हैं कमलेश्वर की है। किसकी कहानियां है ये? कमलेश्वर की है। अब निर्मल वर्मा, तो आप जानते हैं कौवे और काला पानी, ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और परिंदे तो आप जानते हैं एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो मतलब एक ऐसी लव स्टोरी है,
आपने पढ़ी होगी शायद सेकंड ग्रेड में। जब इसको पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में नहीं आता, एक हॉस्टल की कहानी और मिस पाल वगैरह जो कलाकार हैं, सब जो कहानी पात्र हैं, है ना, कहानी है, लड़कियां हैं, हॉस्टल है, पानी टपक रहा है, सर्दी ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी, हॉस्टल खाली होने को आ गया, कौन किससे क्या बात कर रहा है, सबके अंदर एक दुख छिपा हुआ है। मतलब इतनी ज़बरदस्त कहानी है निर्मल वर्मा की, कौन सी, परिंदे। मतलब रोमांटिक भावबोध अगर किसी कहानी में है ना सर्वाधिक, तो वो आपको निर्मल वर्मा की इसी कहानी में दिखाई देगा। मतलब रोमांटिक भावबोध पर पूर्णतः आधारित कहानी है। और इसकी मिस पाल वगैरह नहीं, मुख्य वो जो लतिका, जो एक आर्मी मैन से प्यार करती है और आर्मी मैन जो है वो शहीद हो जाता है और उसकी याद में वो फिर अपना जीवन वही समर्पित कर देती है। तो ये बहुत अच्छी कहानी है परिंदे भी। सेकंड ग्रेड में पिछला सिलेबस था ना, बहुत जबरदस्त लगता था मुझे और बहुत बढ़िया भी है। तो कौवे और काला पानी, निर्मल वर्मा जो है इनका कहानी संग्रह है, परिंदे है। इसके अलावा आपको बता दूं एक है जलती झाड़ी। क्या है? जलती झाड़ी, याद रखें। तो कौवे और काला पानी, परिंदे, जलती झाड़ी याद रखो तो गुण करेगी, 3 ही बहुत है ना। वरना अगर एक्स्ट्रा याद करना चाहोगे तो फिर आप इसको ट्रिक से याद कर लो कि पिछली गर्मियों में बीच बहस में कौवे काला पानी पी गए और परिंदे जलती झाड़ी देखते रह गए। पिछली गर्मियों में क्या है? पिछली गर्मियों की बात बता रहा हूं आपको, यानी इस बार गर्मियां ना, पिछली गर्मियों में बहस चल रही थी। बीच बहस में जो कौवे हैं वो काला पानी पी गए और परिंदे जलती झाड़ी देखते हुए रह गए। तो ये कहानियां निर्मल वर्मा की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक दलित कहानी है सलाम। क्या है? इसका नाम है सलाम। ये कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसकी कहानी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो यहां ये इंपॉर्टेंट। अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं हरिशंकर परसाई के बाद में। तो भाग्य रेखा वांगचू हमने पढ़ी थी अभी, भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी कहां पढ़ा हमने? हाँ, भाग्य रेखा वांगचू तमगे, ये हमने पढ़ ली। जानवर और जानवर पढ़ ली। और अब आपको एक और बताता हूं, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कहानी पढ़ाते हैं। आपको याद होगा जब मुक्तिबोध की रचनाएं पढ़ते हैं ना, तो 2 कहानियां आती है, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी, ये दोनों कहानियां जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानियां हैं, है ना। इसी तरह से मैं आपको बता दूं रामदरस मिश्र की, रामदरस मिश्र, इनकी कहानियां। अगर राम के दर्शन करना चाहते हो तो खाली घर में जाकर किसी विदूषक के दर्शन कर लो। ये देखिए खाली घर, तो खाली घर में राम के दर्शन नहीं, विदूषक के दर्शन होते हैं। राम के दर्शन वहां होते हैं जहां भीड़ होती है, जहां राम नाम का उच्चारण होता है, मंदिर में आरती हो रही होती है, एक बड़ा शानदार माहौल बनता है, वहां राम के दर्शन होता है। खाली घर में जाकर किसी के दर्शन करोगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक विदूषक नजर आएगा। इस बात को दिमाग में याद रखना, ठीक है। बात करेंगे धर्मवीर भारती की। इसकी बात करेंगे धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती की कहानी, एक तो कहानी है गुल की बन्नो। ये गुल की बन्नो मतलब शायद मुझे जहां तक याद है, आपको याद होगा गुल की, ये जो एक इस कहानी की पात्र हैं गुल की, ये पात्र कोई ऐसी वैसी पात्र नहीं है। मतलब इसमें बहुत गजब चीज बताया गया है। मतलब ये जो गुल की होती है, ये परंपरागत संस्कारों से मतलब एक परंपरागत संस्कारों से लबालब स्त्री होती है, यूं कह सकते हैं कि जो अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को छोड़ती नहीं है। और जब इस गुलकी का पति जो है उसे त्याग रहा होता है, बोलता मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तब ये कहती है कि ई लोक परलोक में मेरा तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर इस लोक परलोक में कहां जाऊंगी। तो वो बताती है कि पति का स्थान जो है हिंदू धर्म में क्या है और हमारी संस्कृति में पति का स्थान क्या है, एक स्त्री के लिए पति क्या चीज है, वो कितनी उस पर आश्रित होती है,
ये चीज मतलब बहुत गजब कहानी है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की बहुत प्रमुख कहानियों में से एक है। इसके अलावा एक कहानी है बंद गली का आखिरी मकान। बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी भी धर्मवीर भारती के है, ठीक है ना। गुल की बन्नो याद रखना, और बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव, और एक और याद रख लेना, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, ये धर्मवीर भारती की। मैं आपको बताऊं, अब जैसे आप, मैंने पिछली क्लास में कमेंट देखा था, गर्मी बहुत लग रही है मुझे, कमेंट देखा था कि सर पीछे वाला भूलते जा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पीछे वाला जो भूलते जा रहे हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है इसमें, 1% भी टेंशन नहीं है। तो सर हम भूल रहे हैं और आप कह रहे हो टेंशन नहीं है, रियल बता रहा हूं। आपको क्या लगता है मैं कोई बोपा जी हूं जो आंखें देखे और आंखें देखकर कहा हाँ भाई 7 आ गया, अब मनकानियां याद हो जैसी? नहीं है ना ऐसा, या ऐसा होता है? नहीं है। ये कहानियां मैं भी बार बार भूला हूं, न जाने कितनी बार भूला हूं। एकदम से किसी ने पूछ लिया बता गुल की बन्नो किसकी है यार, गुल की बन्नो किसकी है, याद नहीं आ रहा, एक अक्षर बता आगे वाला, ऐसा करते हैं ना, एक अक्षर बता आगे वाला, तो ऐसे ये चीजें दिमाग में सबके चलेगी, नो टेंशन। लेकिन रिवीजन, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास जड़मति होश, बार बार पढ़ो, जब भी समय मिले बार 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 पढ़ने का प्रयास करो, तुम्हें सब याद हो जाएगी। घबराओ मत, अभी वैकेंसी से पहले पहले हम एक बार सारा साहित्य कर लेंगे। साहित्य का मतलब समझते हो आप लोग? साहित्य और काव्य शास्त्र वैकेंसी से पहले करवा दूंगा, ये आप डन मानिए। और साहित्य का मतलब हो गया आपने 50% जो लेंथी कोर्स था वो कर लिया। यानी मैं सिलेबस बताने वाला हूं आज नाइट में या कल बता दूंगा, कल सुबह एक क्लास आएगी 10-11 बजे, उसमें मैं सिलेबस बताऊंगा, तब मैं आपको कुछ एक चीजें बताऊं। तैयारी ढंग से रणनीति से होती है, ऐसे थोड़ी होती है पढ़ रहे हैं। और मैं कल कुछ 5-7 स्टूडेंट्स की कहानियां बताऊंगा जो मुझे फोन करके क्या मतलब किस तरह से बताते हैं कि सर वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से आपको भी अपना उत्तर मिलेगा, तो आप वो देखना जरूर, ठीक है। चलिए, तो धर्मवीर भारती, बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ये सारे इसी के है ना। अब मैं आपको महीप सिंह की भी यही बता देता हूं। महीप सिंह, आपने सुना है उजाले के उल्लू? आप बोल दो कि सर वास्तव में ये कहानियां पेपर में आती है और हम लोग है ना भूल जाते हैं, याद नहीं, ये इन्हीं की है। उजाले का उल्लू, और वो भी सहमा हुआ, एक कहानी है इनकी, सहमे हुए। अब मैंने तो ट्रिक सेट कर रखी है लिंक कि उजाले के उल्लू सहमे हुए हैं, है ना, और उनका घिराव करके, मतलब उनको घेर लिया। उजाले के उल्लू बेचारे सहमे हुए थे, उनको घिराव करके पूछा कि दिल्ली कहां है। अब वो कैसे बताएगा दिल्ली कहां है, बेचारा पहले से सहमा हुआ है और उसका घिराव करके आप पूछ रहे हो कि दिल्ली कहां है, वो कैसे बताएगा, मुझे ये बता दो। उजाले के उल्लू, सहमे हुए, घिराव और दिल्ली कहां है, ये कहानियां जो है महीप सिंह की है। तो हरिशंकर परसाई का जीव दो नाक वाले, हरिशंकर परसाई का जीव कहता है कि 2 नाक वाले लोग हंसते हैं रोते हैं। मुक्तिबोध का काठ का सपना और सतह से उठता आदमी, रामदास मिश्र का खाली घर और विदूषक, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जो है आपको मैंने अभी कमलेश्वर पढ़ा दिया क्या? हाँ चलो मैं कमलेश्वर वापस आऊंगा। खाली घर, विदूषक, धर्मवीर भारती, गुल की बन्नो, बंद गली के आखिरी मकान में, गुल की बन्नो मुर्दों के गांव गई, वहां पर बंद गली के आखिरी मकान में जाकर उसने चांद और टूटे हुए लोग देखे। गुल की बन्नो मुर्दों के गांव गई, वहां बंद गली के आखिरी मकान में जाकर उसने चांद और टूटे हुए लोग देखे। महीप सिंह का उजाले का उल्लू सहमा हुआ था, उसका घिराव करके पूछा कि दिल्ली कहां है। क्या पूछा? दिल्ली कहां है। ये जो राजा निरंबशिया है, याद रखना, ये दोहरे कथानक वाली पहली कहानी है। यानी एक ऐसी कहानी जिसमें 2 कथानक हो। क्या हो? जिसमें 2 कथानक हो। 2 कथानक वाली कहानियों में ये 2 कथानक वाली हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, जिसमें कथानक एक नहीं है बल्कि कथानक क्या है, 2 कथानक एक साथ चलते हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मार्कंडे।
क्या है? मार्कंडे का नाम आपने सुना होगा, मार्कंडे। मार्कंडे, आपने ये कहानी सुन रखी है क्या भाई? हंसा जाई अकेला, बोला हाँ सर सुन रखी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बिल्कुल। और हंसा जाई अकेला और जाकर क्या करेगा, ये सुन रखा है क्या आपने? भूदान करेगा। क्या करेगा? भूदान करेगा। और करेगा कहां पर? महुए के पेड़ के नीचे। महुए के पेड़ के नीचे, महू है ना? अच्छा, ये तो आपको के नीचे लिखना ही नहीं चाहिए, आप तो इतना ही ध्यान रखो कि हंसा जाई अकेला, और जाकर ये हंसा अकेला जाएगा, जाकर महुए के पेड़ के नीचे क्या करेगा? भूदान करेगा। बस आप तो इतना ही ध्यान रख लोगे तो भी आपका तो काम एकदम दौड़ेगा, चलेगा नहीं, क्या होगा? दौड़ेगा। मार्कंडे, हंसा जाई अकेला, भूदान, और उसके बाद में आपने देख लिया महुए के पेड़। शेखर जोशी, शेखर जोशी की कहानी मुझे इसलिए याद है क्योंकि शेखर जोशी ने कहा है नौरंगी बीमार है। क्या है? नौरंगी बीमार है। शेखर जोशी ने कहा नौरंगी बीमार है क्योंकि नौरंगी बीमार है और कोसी का गठवार है। ये बस दो कहानियां इनकी इंपॉर्टेंट लगती है, और ये याद है कि नौरंगी बीमार है और कोसी का गठवार है। क्या है? कोसी का गठवार है ना? इसके अलावा आपको याद करवाते हैं दुखांत, नहीं सॉरी, दुखांत नहीं, इसके अलावा कौन कौन से पढ़ लेते हैं अपन, एक बार मैं देख लेता हूं। ज्ञान रंजन, एक आप देख लो संजीव की, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान, याद रखना शेखर जोशी जो हैं नए कहानीकारों में से एक हैं, और हम इनको पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं हो गया, लेकिन नहीं, इनकी ये दोनों की दोनों कहानियां इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखें, ठीक है ना? अब ज्ञान रंजन की एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, कि ज्ञान रंजन के जो पिता, ये इनके पिता, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। फैंस के इधर उधर भटकते रहते हैं। ये लो साहब, ये ज्ञान रंजन की शानदार ट्रिक आपके सामने है। भटकते नहीं, भटकाना नहीं है, फैंस के उधर उधर यात्रा करते हैं, यूं कर लो, इससे 3 कहानियां सेट बैठ जाएगी। बोला कौन सी? एक तो पिता, फैंस के इधर उधर, और एक यात्रा। ये 3 कहानियां ज्ञान रंजन की। क्या है? ये 3 कहानियां हैं ज्ञान रंजन की। एक दूधनाथ सिंह और बता दूंगा आपको, दूधनाथ सिंह की कहानी है, बहुत गजब है। दुखांत, बहुत गजब कहानी है इनकी। आपने सुखांत सुन रखा होगा, ये है, सॉरी सुखांत सुन क्या रखा होगा, दुखांत सुन रखा होगा, कि दुखांत नाटक। इनकी कहानी का नाम है सुखांत, दुखांत नहीं, इनकी कहानी का नाम है सुखांत। इनकी कहानी का क्या नाम है? सुखांत, याद रखना, ठीक है ना? दूधनाथ सिंह की ये प्रसिद्ध कहानी है इनकी, जो सुखांत है इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और आपने जैसे मार्कंडे की हंसा जाई अकेला सुनी, ऐसे ही आपने एक कहानी सुनी होगी जिसका नाम है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये भी इनकी कहानी है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और एक और लिख लो, चलो कल को आ ही जाए, निष्कासन किसकी है? निष्कासन। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्व मामका पांडव श्रेय किम कुर्वत धनंजय। ये गीता जी का श्लोक है, श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक। तो सुखांत, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे और निष्कासन, ये तीनों इंपॉर्टेंट कहानियां हैं दूधनाथ सिंह की। इन्हें आप जरूर जरूर याद रखें, क्योंकि पेपर में पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, बस बात इतनी सी है, ठीक है ना? अब आपको एक बताऊं संजीव की, एक तो प्रेत मुक्ति, और एक इनकी कहानियां है तो बहुत भाई, ये जो संजीव हैं इनकी कहानियां है तो बहुत, लेकिन 2-3 कहानियां याद रख लो। एक तो प्रेत मुक्ति याद रख लो, एक खोज याद रख लो, और एक ज्यादा से ज्यादा याद करो तो एक और कर लो, बाकी इनकी बहुत है कहानियां। एक याद कर लेना, ये 3 साल का सफरनामा, ये इनकी शायद पहली कहानी है।
3 साल का, ये इनकी शायद पहली कहानियों में, मतलब स्टार्टिंग की कहानी है, 3 साल का सफरनामा। एक लास्ट और बता देता हूं आपको, रविंद्र कालिया, इनकी ट्रिक बहुत अच्छी है इसलिए मुझे याद आ गया। रविंद्र कालिया, ये आप जानते हैं ममता कालिया के जो हस्बैंड है रविंद्र कालिया, है ना, रविंद्र कालिया, इनकी ट्रिक बहुत बढ़िया है। जैसे क्या है, 9 साल, रविंद्र कालिया की ट्रिक याद नहीं आ रही है, मतलब 9 साल, क्या ट्रिक है, 9 साल छोटी पत्नी, इनकी पत्नी कितने साल छोटी है, ममता कालिया कितनी छोटी है, 9 साल। 9 साल छोटी पत्नी को इन्होंने क्या कहा, काला रजिस्टर दिया। क्या दिया, काला रजिस्टर। अब किस लिए दिया, आप कहोगे सर जनगणना करने के लिए, नहीं, काला रजिस्टर देकर बोला कि तुम एक काम करो, गली गूंचे में जाओ, जाकर सर्वे करो, और गली गूंचे में जाकर तुम क्या करो, गरीबी हटाओ। अरे यार हद हो रही है, मतलब 9 साल छोटी पत्नी, है ना, लाड लड़ाने के लिए थी, और रविंद्र कालिया ने क्या किया, इनको काला रजिस्टर दे दिया और गली गूंचे में जाकर बोला कि तुम क्या करो, गरीबी हटाओ। अब मुझे बताओ क्या गरीबी हटेगी क्या या नहीं हटेगी, है ना। तो अब जब वो गरीबी हटाने के लिए चली गई, जब वो गरीबी हटाने के लिए चली गई तो एक बांकेलाल थे, बांकेलाल, बांकेलाल, हाँ, बांकेलाल ने कहा बेटी रे बाप जरा सी रोशनी तो कर ले, क्या कर ले, जरा सी रोशनी तो कर ले, अब गली गूंचों से गरीबी हटा रहा है ना, तो जरा सी रोशनी तो कर ले। अब देखो इसके बाद एक मतलब 9 साल छोटी पत्नी और 27 साल की उम्र तक वो सर्वे करती रही, 27 साल की उम्र तक। अब देखो ये कहानी कोई नहीं पूछेगा आपसे कि 27 साल की उम्र तक, इतनी डीप पूछते नहीं है, पूछ रहे तो अलग बात है, बाकी नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी हमने क्यों लिखी, ये कई कुछ कहानियां तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ट्रिक सेट करने के लिए आई है, बाकी इनकी कोई मतलब इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो 9 साल छोटी पत्नी को, 9 साल छोटी पत्नी को काला रजिस्टर देकर कहा कि गली गूंचे में जा, गरीबी हटा। बांकेलाल जी मिले, अरे बोला सिद्ध जावे, बोला गरीबी हटा उन्होंने, तो जरा सी रोशनी तो कर ले। और सर्वे कब तक करती रही वो करती रही 27 साल की उम्र तक सर्वे करती रही। यानी जब सर्वे शुरू किया तब उसकी एज क्या थी, बस यूं मान लो, यानी 16 साल थी क्या, यस 18 साल थी। तो कुल मिला के जितने भी साल थी अपने को क्या करना। तो ये दोस्तों आपको इतने कहानीकार मैंने आपको बता दिए। फणीश्वर नाथ रेणु अच्छे आदमी थे, लाल पान की बेगम को तीसरी कसम खिलाई थी, मोहन राकेश मलबे का मालिक एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी खेद राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी की पटली, हरिशंकर प्रसाई, ठीक है, रामदरस मिश्र, धर्मवीर भारती, महीप सिंह, श्रीकांत वर्मा, अमरकांत, विष्णुसानी, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मार्कंडे, शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, संजीव और दूधनाथ सिंह। तो कुल मिला के मुख्य रूप से ये कहानीकार जो हैं वो यही हैं। और इन कहानीकारों को अगर आपने देखो 4 पार्ट में कहानी करवाई, हिसाब से तो अब तक आपको सारी याद हो जानी चाहिए थी। एक दूसरा, आज ये कहानियां पढ़ो ना घर, शाम को रात को, ये आदत बना लो, गद्य विधाएं चल रही है तब तक बना लो कि जो आज की क्लास हुई रात को सोने से पहले उसको एक बार 15 मिनट लगेंगे रिवीजन करने में, 15 मिनट रिवीजन करके सो। दावे के साथ कहता हूं सारी कहानियां याद हो जाएगी, ठीक है। आज हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज तो शुरू हो चुकी है, आप लोगों के लिए नहीं, जिन्होंने केवल व्याकरण की टेस्ट सीरीज ली थी, केवल व्याकरण की टेस्ट सीरीज ली थी उनके। तो सर हमारी कब होगी, आपका शेड्यूल आपको पता है, 1 जून से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। और 1 जून से तो अब तक जिन्होंने भी उसमें जो संपूर्ण कोर्स लिखा हुआ, जो लिखा हुआ वो कोर्स नहीं, वो टेस्ट सीरीज है संपूर्ण सिलेबस की। संपूर्ण मतलब उसमें 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, नेट, एसआई, रीट, केवीएस, एनवीएस, किसी की भी वैकेंसी आएगी तो उसके लिए वो टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। एमपीपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, आप सब लोगों के लिए वो बेस्ट टेस्ट सीरीज है जो संपूर्ण कोर्स नाम से है। वो टेस्ट सीरीज लेवें ताकि आपको 1.5-2 साल तक कहीं झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोल रहे हैं सर टिल आपकी कब तक वैलिडिटी, आपका सिलेक्शन नहीं हो आप तब तक बोला सर सिलेक्शन तो ऐसा तो हमारा 10 साल ही नहीं होगा। ऐसा कौन बोल सकता है, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा ना गुरुजी मैं तो परेशान हो गया, 10 साल कोई पटी जी थोड़ी है, इसी बार सिलेक्शन लेंगे। और आप लोगों के कमेंट बता रहे हैं
कि आप लोगों को इन क्लासेस का फायदा हो रहा है। आप लोगों के कमेंट बता रहे हैं कि सर इस बार मैं सीट निकाल लूंगी। ज्यादातर लड़कियों के कमेंट आ रहे हैं, लड़के भी पीछे नहीं है, लेकिन बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो ये बोल रही हैं कि सर इस बार हम सिलेक्शन ले लेंगे। अगर आप इस तरीके से हमें पूरा कोर्स करवा दोगे तो सिलेक्शन लेने की जिम्मेदारी हमारी, और यही बिल्कुल होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है सिलेक्शन लेना, मेरा कर्म है आपको कंटेंट देना, वो मैं आपको दे रहा हूं। और दूसरा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं मेरा कंटेंट बेस्ट है, मैं तो ये कह रहा हूं मेरे कंटेंट का मूल्यांकन आप लोग करो कि वास्तव में जो पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट है या नहीं। आपके पास लक्ष्य गाइड होगी, आपके पास फलानी गाइड होगी, ढेमकी गाइड होगी, XYZ कोई सी भी गाइड होगी, ठीक है, कोई सी किताब होगी, ठीक है, उनमें आप मिलान करके देखो कि सर जो पढ़ा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है क्या। आपको लगेगा यार सर तो वही पढ़ा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, कचरा मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, है ना। अब जैसे मैं 4 कहानियों मतलब ये कर दिया, मैंने कहानी बता दी और खत्म कर देता लेकिन मैं स्पेशल क्लास क्यों दे रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है एज ए स्टूडेंट कि अगर मैं एक विद्यार्थी की तरह सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है यार वो भारत पाकिस्तान से संबंधित कहानियां आती है, कई बार पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा महिला कहानीकार है या नहीं है, इस तरह से आ जाती है, तो इसलिए वो तो पढ़नी पड़ेगी। तो जब आपको पढ़नी पड़ेगी तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा आपको, फिर पढ़ लेना आप, ताकि आपको ये रहे कि वास्तव में इस बंदे ने A to Z हमें चीज करवाई, बीच में नहीं छोड़ा। तो इसलिए मेरी मेहनत में कमी मैं आने नहीं दूंगा, आपकी लगन और जो जोश जुनून है उसमें कमी आनी नहीं चाहिए, ये बात दिमाग में बिठा ले, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।